गुड इवनिंग गाइस। आपने जो कहा था कि सर हमारे पास जो फिजिक्स के चैप्टर हैं 10th के, वो आप हमारे को एक बार रिवीजन करवा दीजिए। तो आप ही की उसी रिक्वेस्ट पे मैंने आपके पास जो है चैप्टर लेके आया हूँ। हमारे पास जो 11th नंबर का चैप्टर है वो हमारे पास वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो उसका अपन आज रिवीजन करें, ठीक है। आपने कहा कि सर हमारे पास रिवीजन करवा दीजिए, तो हम रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट बेटा वर्क की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो देखो, इसको अपन डेफिनेशन अगर मान लो आपको याद ना हो तो इसकी वजह अपने पास एक छोटा सा फॉर्मूला है इसका, W इक्वल्स टू हमारे पास है F डॉट एस। इसी फॉर्मूले से आप इस डेफिनेशन को बनाने का प्रयास करें। देखिए यहाँ हमारे पास F जो है वो हमारे पास फोर्स, F जो है वो हमारे पास क्या बेटा फोर्स, और जो S है वो है मेरे पास बेटा डिस्प्लेसमेंट। S मेरे पास क्या है यहाँ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आप यहां से कह सकते हैं ना, देखो F डॉट एस, एस दैट्स मींस की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या बेटा मल्टीप्लाई हुए हैं कौन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप कह सकते हैं कि सर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन, अर्थात द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिस पर अपन ने किस ऑब्जेक्ट, जो हर चीज ऑब्जेक्ट हो, जिस पर फॉर एग्जांपल बात करें मार्कर हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट। तो इस वर्ल्ड में कोई भी अगर कोई थिंग है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। कोई भी हमारे पास वस्तु वो हमारे क्या कहलाती है बेटा ऑब्जेक्ट कहलाती है, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स की डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसी मल्टीप्लिकेशन को अपन क्या कहेंगे बेटा वर्क। तो आप याद रखें बेटा, इसके फॉर्मूले से आप इसकी डेफिनेशन निकालने का प्रयास करें। F क्या हमारे पास फोर्स, S हमारे पास क्या है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन ही क्या कहलाएगा वर्क कहलाएगा। किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये तो फर्स्ट बात हो गई हमारे पास वर्क की डेफिनेशन की, इजी डेफिनेशन हमारे पास है। बट कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो वर्क है वो फोर्स की डायरेक्शन में ही हो, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, या बात करें फोर्स अलग डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में हमारे पास हो रहा है, ठीक है। यहाँ तो हमारे पास क्या था, जैसे मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें मैंने इस डायरेक्शन में क्या लगाया बेटा फोर्स लगाया, ठीक है। और ये इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया, ये इसी डायरेक्शन में क्या हो गया डिस्प्लेस हो गया। मतलब इसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, एस इसका क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाया मैंने, ये मैंने क्या लगाया बेटा इस पे फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट भी मेरा इसी डायरेक्शन में हुआ। तो फोर्स की डायरेक्शन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसका मल्टीप्लिकेशन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाएगा मेरे पास वर्क, ठीक है। फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगा, डिस्प्लेसमेंट मेरा इस डायरेक्शन में हुआ, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिर क्या हो जाएगा मेरे पास वर्क। लेकिन कई बार क्या होता है हमारे पास, यदि फोर्स अदर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अदर डायरेक्शन में है, तो उस दौरान हमारे पास जो वर्क होगा या उस कंडीशन में हमारे पास वर्क हो, तो फिर क्या होगा देख। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं बेटा, डायग्राम से अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं, बहुत इजी चीज है। ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे मैंने ये फोर्स इस पर अप्लाई किया, ठीक है। अब देखो इसका जो है वो डिस्प्लेसमेंट होकर के हमारे पास चला गया बेटा ऑब्जेक्ट यहाँ, ये मेरे पास फोर्स की डायरेक्शन है, ये मेरे पास क्या बेटा फोर्स, ठीक है। अब यहाँ देखो ये मेरा क्या हो रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ से, ये मान लो प्लेन सरफेस है, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये प्लेन सरफेस है जिसपे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक। ये बिल्कुल प्लेन सरफेस है जिसपे हमारा क्या रखा हुआ है ऑब्जेक्ट रखा हुआ। तो इस ऑब्जेक्ट में देखो फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास क्या है ये, बट डिस्प्लेसमेंट मेरा किस डायरेक्शन में हो रहा है इस डायरेक्शन। तो ये मेरा क्या होगा बेटा डिस्प्लेसमेंट, ये मेरे पास क्या हो गया फोर्स, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास जो फोर्स का जो कंपोनेंट बनेगा वो कंपोनेंट बनेगा मेरे पास बेटा F cos थीटा। यहाँ जो मेरे पास फोर्स का जो कंपोनेंट बनेगा वो मेरे पास क्या बनेगा बेटा F cos थीटा। दैट्स मींस कि इस कंडीशन में मेरे पास F क्या आया F cos थीटा, ये मेरे पास क्या आ गया फोर्स आ गया इस कंडीशन में। फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में बेटा, दोबारा से आप देख लें, फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट मेरा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ मेरे पास ये जो एंगल बना उस वो एंगल कौन सा बना थीटा, ये मेरे पास एंगल क्या बना थीटा एंगल। और फोर्स का जो मेरे पास कंपोनेंट आया वो मेरे पास कंपोनेंट आया क्या बेटा F cos थीटा, ये मेरे पास फोर्स का कंपोनेंट आया। मतलब इस कंडीशन में मेरे पास फोर्स क्या होगा F cos थीटा। एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरा क्या है S, डिस्प्लेसमेंट तो मेरा क्या है S हो गया ना डिस्प्लेसमेंट। तो अब मेरे पास फॉर्मूला था W बराबर F डॉट S। तो बताओ F क्या है यहाँ
इस कंडीशन में एफ क्या है, एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या था, एस। इसका मतलब मेरे पास डब्ल्यू बराबर क्या हो गया बेटा, एफ एस कॉस थीटा। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन होती है वर्क की, समझ में आ गया। फर्स्ट तो हमारे पास क्या था, एफ डॉट एस, बट ये तो क्या कब था, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, ये जो वर्क है वो मेरे पास कहाँ है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डायरेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में यदि मेरे पास है तो वर्क हो रहा है, तो मेरे पास वर्क क्या आएगा, एफ डॉट एस। बट मैंने क्या कहा, फोर्स की डायरेक्शन अलग है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग है, तो यहाँ हमारे पास एक एंगल बनेगा जिसको अपन बोलेंगे थीटा। और अगर फोर्स का कंपोनेंट यहाँ निकालना चाहेंगे तो फोर्स का कंपोनेंट मेरे पास क्या आएगा बेटा, एफ कोस थीटा। मतलब इस कंडीशन में मेरे पास जो फोर्स होगा वो मेरे पास होगा एफ कोस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट तो मेरा क्या हो रहा है, एस ही हो रहा है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से अपन निकालते हैं, एफ क्या आएगा, एफ कोस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट मेरा है क्या, एस। तो यहाँ से अगर मैं इसको इसी वे में लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, एफ एस, और ये क्या बचा, कोस थीटा। तो यहाँ मेरे पास वर्क क्या हो गया बेटा, एफ एस कोस थीटा। तो ये हमारे को फॉर्मूला अप्लाई करना बेटा, जब हमारे को थीटा दे रखा हो तो हमारे को ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि इस चैप्टर में से लगभग 5 नंबर के आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि यहाँ आपके पास 5 नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अगर आपको थीटा की वैल्यू दे रखी है, थीटा दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, अगर थीटा नहीं दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सीधी सी आप ध्यान रखें, ठीक है। थीटा दे रखा है ये वाला फॉर्मूला, थीटा नहीं दे रखा है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो वर्क की दोनों कंडीशन समझ में। अगर मेरे पास सॉरी पहले तो अपन वर्क की डेफिनेशन की बात करते हैं, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स की डायरेक्शन में मल्टीप्लिकेशन क्या है किसका, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, उसे अपन बोलेंगे वर्क, ठीक है। एफ हमारे पास फोर्स है, एस हमारे पास क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि यदि अब अगर मेरे पास फोर्स अलग डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट मेरा अलग डायरेक्शन में, ये मेरे पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है जो प्लेन सरफेस पर रखा हुआ, ठीक है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, नहीं हो रहा, इसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो जाएगा बेटा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि फोर्स मेरा देखो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, देखो वो मेरे पास क्या है, थीटा। तो इसका मतलब फोर्स का जो मेरे पास कंपोनेंट आया वो क्या है, एफ एस कोस थीटा। मतलब यहाँ मेरे पास जो फोर्स अप्लाई होगा वो क्या होगा, एफ कोस थीटा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट तो मेरा क्या हो रहा है, एस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास वर्क आ जाएगा बेटा एफ कोस थीटा, एफ की वैल्यू क्या थी, एफ कोस थीटा, एस है ही हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, एफ एस कोस थीटा। ये हमारे पास वर्क के दो फॉर्मूले हमारे पास यहाँ आते हैं, ठीक है। बट आप वीडियोस को जो है पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें, और अपने नोट्स में आप इसको उतार सकते हैं, ठीक है। ताकि आपको आगे भी इस चीज का फायदा मिले, तो आप वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लें बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास कि वर्क की क्या कंडीशन है, कि वर्क हमारे पास कब कब होगा। जरूरी नहीं है कि आपका हर टाइम वर्क हुई, ठीक है। तो हम अपन बात करते हैं बेटा फर्स्ट कंडीशंस फॉर वर्क। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा किसकी, कंडीशंस फॉर वर्क। तो वर्क की कंडीशंस की अपन बात करते हैं कि कब हमारे पास वर्क होगा। देखो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा बेटा, W इक्वल्स टू एफ डॉट एस, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा W का, अर्थात वर्क का फॉर्मूला भी आपने क्या पढ़ा बेटा, एफ डॉट एस। फॉर एग्जाम्पल मैं मानूं कि अगर मैं इफ एफ इक्वल्स टू 0 ले लूं, अर्थात मैंने कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं किया, कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, दैट्स मींस मेरे पास F इक्वल्स टू क्या हो गया, 0, ठीक है। अगर मेरे पास F इक्वल्स टू क्या हो गया, 0, तो ये मेरे पास ऐसे डिस्प्लेसमेंट, अब देखो फोर्स अगर अप्लाई नहीं किया तो श्योर है कि डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो फोर्स अगर अप्लाई नहीं किया तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा, इसका मतलब S भी मेरे पास क्या रहेगा, 0, ठीक है। तो इस कंडीशन में मेरे पास वर्क क्या रहेगा बेटा, 0, दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, 0, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन आप इसके अकॉर्डिंग देखें, तो F अगर मेरे पास 0 है, अगर मैंने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया तो वर्क मेरे पास क्या आ रहा है, 0। तो इस बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि सर फर्स्ट कंडीशन है वर्क होने के लिए फोर्स में बी अप्लाइड, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी बेटा, फोर्स में भी अप्लाइड, अर्थात फोर्स अप्लाई होना चाहिए किसी न किसी ऑब्जेक्ट पे, जो है फोर्स अप्लाई होना चाहिए, तभी मेरे पास क्या होगा, वर्क हो। चलो ठीक है, मैंने फोर्स इस पे लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ कि अगर मैं बात करूँ कोई वॉल है, उस वॉल पे मैं बहुत ज्यादा क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ,
ठीक है, और मैंने बहुत सारा फोर्स उस पर लगा लिया, ठीक है, और बट डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या है, 0 है, अर्थात वो दीवार अपनी स्थान से, अपने प्लेस से बिल्कुल भी नहीं हिली, ठीक है। सीधी सी अगर बात करें तो मैंने उस पर काफी ज्यादा क्या लगाया, फोर्स लगाया, फोर्स अप्लाई किया, बट वो दीवार अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली, नहीं, इसका मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, ठीक है। अभी समझाऊंगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको भी अपन देखेंगे क्या डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो पहले से मैंने आपको कहा कि आपने किसी वॉल पे बहुत सारा फोर्स लगाया, बट दीवार में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, अर्थात उसके वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं हुआ, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंजेस नहीं होगा या फिर उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, तब तक वर्क हमारे पास नहीं होगा। ये आप थोड़ा सा माइंड में सेट करें कि जब तक, अगर या तो मेरे पास किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ, या फिर मैं बात करूं कि अगर उसकी पोजीशन में चेंज नहीं हुआ, तो आप ये कह सकते हैं कि सर उसके अंदर वर्क नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर मैंने क्या किया बेटा, दीवार वॉल पे बहुत सारा फोर्स लगाया, बट डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो गया, 0, तो देखो वही एस की वैल्यू में क्या रखूंगा, 0, एस मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर्स से, चाहे आपने कितना है फोर्स लगाया, चाहे आपने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, बट एस मेरा क्या है, 0, तो वर्क भी मेरे पास क्या आएगा, 0। तो सेकंड कंडीशन आप कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट must be necessary, डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी नेसेसरी, अर्थात जरूरी नहीं कि आपने फोर्स लगाया तो वर्क हो जाएगा ना। मैंने आपको वोल्ट का एग्जांपल देके समझा, उसके लिए मैंने आपको कहा कि वोल्ट पे आपने फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वर्क क्या रहेगा, 0। तो आप सेकंड कंडीशन यहाँ से समझ सकते हैं कि सर डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी। तो दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई। वर्क की क्या कंडीशंस हो गई, हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, सिंगल लाइन क्वेश्चन हमारे से पूछा जाएगा, एक नंबर का क्वेश्चन हमारे पास सीधा साधा क्वेश्चन आएगा कि वर्क की क्या कंडीशंस है, कब वर्क होगा, ठीक है। तो वर्क होगा बेटा कब, जब फोर्स अप्लाई हो, दूसरा डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों कंडीशंस आपको याद रखनी बेटा, फोर्स भी अप्लाई होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, तो ही हमारे पास वर्क होगा, अदरवाइज वर्क नहीं होगा, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशंस हो गई, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले ले एक बार, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, जो मैंने अभी कहा कि पहले डिस्प्लेसमेंट को समझ लेते हैं कि सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो एस इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है बेटा, डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर distance covered in a particular direction, अर्थात एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस आपने कवर की, मैंने आपको यहाँ लिखा बेटा पर्टिकुलर डायरेक्शन, मैंने आपको यहाँ लिखा है, इस वर्ड का गौर करने का प्रयास करें। मैंने यहाँ लिखा है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो डिस्टेंस आप कवर करेंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा कि यहाँ से मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, या फिर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ से गया बी तक, ए से लेकर के मैं कहां तक गया, बी तक, तो ये मेरे पास डायरेक्शन क्या है बेटा, ए से बी, पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गया, मेरी डायरेक्शन क्या है, मैं कहां से कहां गया, ए से बी तक, तो ये मेरी एक सिंगल या पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी क्या, ए से बी। दैट्स मींस कि यहां मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या आएगा बेटा, ए बी, यहां मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या आएगा, ए बी मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो आप डिस्टेंस कवर करेंगे वो मेरे पास क्या कहलाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट ये पॉजिटिव भी हो सकता है बेटा, नेगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कौन बेटा, डिस्प्लेसमेंट। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा डिस्टेंस की, मैं बात करूं किसकी, डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आपको अंतर समझने की जरूरत है बेटा। मैंने डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट मेरे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बट थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि बेटा डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, डिस्टेंस कभी आपके पास नेगेटिव नहीं होगी। इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट आपके पास मैंने क्या कहा, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों पॉसिबल हैं, बट डिस्टेंस कभी आपकी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट फॉर्म में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट फॉर्म है तो उसकी डिस्टेंस क्या है, जीरो।
वो तो कॉमन सेंस की बात है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट फॉर्म में है, रेस्ट मींस कि उसकी जो डिस्टेंस है, उसने जो डिस्टेंस कवर अप की वो क्या होगी, जीरो, क्योंकि जब तक उसके अंदर वेलोसिटी नहीं तब तक वो डिस्टेंस कवर अप नहीं करेगा। जब डिस्टेंस नहीं करेगा तो वो जीरो रहेगी। तो अगर रेस्ट फॉर्म में है तो डिस्टेंस तो जीरो हो सकती है, बट डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट तीनों कंडीशन में पॉसिबल है, बट मैंने आपको कहा कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगी। ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आप अंतर ध्यान रखेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज ए डिस्प्लेसमेंट। उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों कंडीशंस में पॉसिबल है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बेटा वर्क की यूनिट की। यूनिट ऑफ वर्क की, वर्क की क्या यूनिट होती है, अपन इसकी बात करते हैं, ठीक है। वर्क की यूनिट्स की हमारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमारे को ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वर्क की क्या यूनिट होती है, ठीक है। इसको भी अपन किससे डेराइव करेंगे, फॉर्मूले से, ठीक है। जैसे मैंने डेफिनेशन आपको फॉर्मूले से निकालने के लिए कहा, एफ डॉट एस दैट्स मींस की मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वो हमारे पास क्या था, वर्क, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे वर्क की यूनिट किससे, फॉर्मूले से, ठीक है। तो फॉर्मूला बताओ अभी क्या था, एफ डॉट एस, ये मेरे पास वर्क का क्या था, फॉर्मूला। एफ मैंने अभी आपको कहा क्या है, फोर्स, एस मेरा क्या है बेटा यहाँ, डिस्प्लेसमेंट, एस मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो फोर्स को मेजर किया जाता है बेटा न्यूटन में, फोर्स को किस में मेजर किया जाता है बेटा, न्यूटन में। और डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया जाता है, वो किया जाता है बेटा उसको मीटर में, ठीक है। फोर्स को न्यूटन में मेजर किया जाता है और डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर किया जाता है। आप ये कह सकते हैं सर फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है। तो यहां मेरे पास अगर मैं वर्क की निकालना चाहूं तो फोर्स की क्या थी, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की मेरे पास क्या है, मीटर। अर्थात मेरे पास जो वर्क की यूनिट आई वो मेरे पास क्या है बेटा, न्यूटन इंटू मीटर, जिसको मैं बोलता हूं बेटा क्या, जूल। अर्थात इसी न्यूटन इंटू मीटर को क्या कहा जाता है बेटा, जूल कहा जाता है। दैट्स मींस की वर्क की यूनिट आपके पास क्या हो गया बेटा, जूल, ठीक है। फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, ठीक है, दोनों यहां लिखी थी। तो न्यूटन इंटू मीटर को कहा जाता है बेटा जूल। दिमाग में सेट रखना जो मैंने बोला है, न्यूटन, क्योंकि अभी वापस हमारे पास इस चीज काम आएगी। न्यूटन इंटू मीटर को मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, जूल बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अर्थात वर्क की फर्स्ट यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगी, जूल। ये तो कब है, जब मैंने फोर्स को किस में लिया बेटा, न्यूटन में, और डिस्प्लेसमेंट को मैंने किस में लिया, मीटर में, ठीक है। लेकिन अगर इफ force is taken in dyne and displacement is taken in सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं फोर्स को अब किस में ले रहा हूं बेटा, डाइन में, और मैं डिस्प्लेसमेंट को मैं किस में ले रहा हूं, सेंटीमीटर में। देखो यहां मैंने फोर्स को लिया था न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट को मैंने लिया था मीटर में, तो मैंने इस यूनिट को क्या बोला था बेटा, जूल, ठीक है। लेकिन अब मैं आपके पास जो फोर्स को ले रहा हूं वो ले रहा हूं बेटा डाइन में, और डिस्प्लेसमेंट को मैं किस में ले रहा हूं, सेंटीमीटर में। दैट्स मींस कि मेरे पास यहां जो बनेगा वो बनेगा बेटा डाइन इंटू सेंटीमीटर, क्या बनेगा बेटा, डाइन इंटू सेंटीमीटर। तो और इस डाइन इंटू सेंटीमीटर को कहा जाता है बेटा अर्ग। डाइन इंटू सेंटीमीटर को क्या कहा जाता है बेटा, अर्ग, ठीक है। न्यूटन इंटू मीटर को आप कहेंगे जूल, डाइन इंटू सेंटीमीटर को आप कहेंगे अर्ग। तो वर्ग की यहां से हमारे पास दो यूनिट निकल के आती है, फर्स्ट जूल, सेकंड अर्ग। जूल कब आएगी, जब मैं फोर्स को किस में ले रहा हूं, न्यूटन में, और डिस्प्लेसमेंट को मैं किस में ले रहा हूं, मीटर में, तो मेरे पास यूनिट आएगी बेटा जूल। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर मैं फोर्स को किस में लूं, डाइन में, और डिस्प्लेसमेंट को मैं किस में लूं, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, डाइन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर। तो इस डाइन टू सेंटीमीटर को कहा जाएगा बेटा क्या, अर्ग कहा जाएगा। तो वर्ग की कितनी यूनिट हो गई, दो, जूल एंड अर्ग। लेकिन अगर आपसे सीधा सा सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपको एग्जाम में कि यूनिट बताइए किसकी, वर्ग की, तो आपको जूल ही लिखनी है, अर्ग आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, देन हमारा आंसर क्या होगा, जूल, नॉट अर्ग, ठीक है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो दो यूनिट हमारे पास आ गई बेटा, एक तो
जूल, और दूसरी हमारे पास यूनिट है बेटा वर्क की अर्ग। लेकिन मैंने आपको कहा कि एग्जाम में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको जूल ही आंसर देना है, आपको अर्ग आंसर नहीं देना है, ठीक है। अगर सिंगल लाइन क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, देन और आंसर विल बी जूल, नॉट अर्ग, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे से रिलेशन पूछा जाता है कि सर रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में। रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग की क्या रिलेशन है सर, जूल और अर्ग में क्या रिलेशन है, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं कि जूल बराबर मेरे पास क्या था, अभी अपन ने लिखा न्यूटन इंटू मीटर, ये मेरे पास क्या था बेटा जूल, और अर्ग मेरे पास क्या है बेटा, न्यूटन को किसमें लिया था अपन ने, डाइन में, और मीटर को अपन ने किसमें लिया था, सेंटीमीटर में। तो जूल इंटू मीटर को सॉरी न्यूटन इंटू मीटर को आपने बोला जूल, और डाइन इंटू सेंटीमीटर को आपने बोला क्या बेटा अर्ग, ठीक है। अब बात करते हैं, हम बात करते हैं बेटा कि एक न्यूटन बराबर होता है बेटा 10 की पावर 5 डाइन। न्यूटन और डाइन के अंदर पहले रिलेशन देखते हैं कि न्यूटन और डाइन के अंदर क्या रिलेशन होता है। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन, एंड 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। न्यूटन और डाइन के अंदर बीच में क्या रिलेशन है कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन, एंड 1 मीटर इंटू इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो अगर मैं पूछा कि जाए कि 1 जूल इक्वल्स टू क्या होगा, तो देखो जूल न्यूटन इंटू मीटर, तो वो तो 1 हो गया। अब हमारे से पूछा जाए कि किसके कितने अर्ग के ये होगा इक्वल, ठीक है। तो देखो यहाँ हमारे को क्या लेना है डाइन, तो 10 की पावर 5 डाइन हो गया। 1 न्यूटन इक्वल्स टू क्या था 10 की पावर 5 डाइन, और मीटर क्या था 10 की पावर 2, 100 सेंटीमीटर ना, जिसको मैंने किस फॉर्म में लिख लिया। तो ये हमारे पास हो गया बेटा अर्ग। तो 1 जूल इक्वल्स टू होता है हमारे पास 10 की पावर 7 अर्ग, ठीक है। ये रिलेशन आपको याद रखना, हमारे से बोर्ड में पूछा जाता है कि जूल और अर्ग के बीच में क्या रिलेशन है। तो 1 जूल इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ग हमारे पास होता है, ठीक है। कैसा है पता होना चाहिए। 1 न्यूटन इक्वल्स टू क्या हो गया 10 की पावर 5 डाइन, तो न्यूटन की जगह में क्या लूंगा डाइन, तो डाइन कितने हो गए 1 न्यूटन इक्वल्स टू क्या हो गया 10 की पावर 5 डाइन, ठीक है। और मीटर को मैं किसमें ले रहा हूं सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 10 की पावर 5 रखा और 10 की पावर 2, तो बताओ दोनों क्या हो गए 7। तो 1 जूल इक्वल्स टू 10 की पावर 7। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से सोल्व होता है, ठीक है, कि जूल एंड अर्ग में क्या रिलेशन है। तो 1 जूल इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ग, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो रिलेशन समझ में आ गया बेटा अर्ग एंड जूल के बीच में। अगर आपके पास कोई डाउट आती है तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अपने डाउट्स को आप हाथों हाथ अपने कमेंट बॉक्स में नीचे डालेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपके पास जो है डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। थोड़ा सा आप इस चीज का ध्यान रखें। अगर आपके पास कोई चीज समझ में नहीं आती है या फिर कोई चीज आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा हो तो वो क्वेश्चन आप अपने कमेंट बॉक्स में डालें ताकि मैं उसको नेक्स्ट टाइम पर सोल्व कर सकूं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा किसकी, कि हमारे पास जो वर्क होगा, मैंने अभी आपको कहा कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो उसी बेसिस पे हमारे पास जो है वर्क की भी कुछ क्वालिटीज हैं। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं कि वर्क जो है वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो वर्क हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी। अब देखो स्केलर का मतलब समझ लो बेटा, स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल हमारे को मेजर करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, कभी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। उस क्वांटिटी को कौन सी क्वांटिटी कहते हैं बेटा, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ओनली क्या चाहिए बेटा, मैग्नीट्यूड। ओनली हमारे को क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की कभी जरूरत हमारे को नहीं पड़ती। उस क्वांटिटी को अपन क्या कहते हैं बेटा, स्केलर क्वांटिटी। एक हमारे पास होती है बेटा वेक्टर क्वांटिटी। एक हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, जिसके अंदर हमारे पास मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी प्लस हमारे को डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत हमारे पास पड़ेगी, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों की जरूरत पड़ेगी। उस क्वांटिटी को अपन क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। अभी आपने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, वो इसका एग्जांपल आप याद रखिए। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है,
वेक्टर क्वांटिटी, बट वर्क हमारे पास कौन सी क्वांटिटी बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास वर्क की क्या क्वालिटी होगी, ये ऐसी क्वांटिटी बेटा, स्केलर क्वांटिटी। सेकंड बात करते हैं, मैंने अभी आपको कहा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो उस बेसिस पे अपन बात करते हैं, तो उसी बेसिस पे अपन कह सकते हैं कि वर्क विल बी जीरो, वर्क विल बी जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अर्थात वर्क भी हमारे पास जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अर्थात वर्क हमारे पास जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आप इस चीज को थोड़ा सा जानेंगे। तो वर्क की दो क्वालिटी आपको याद रखनी है, हमारे से पूछा जाता है। तो फर्स्ट हमारे पास पहला क्या है कि वर्क हमारे पास कौन सी क्वांटिटी बेटा, स्केलर क्वांटिटी। दूसरी हमारे पास वर्क जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अपन देखेंगे कि वर्क जीरो कब होगा, पॉजिटिव कब कब होगा और नेगेटिव कब कब होगा। ये वैसे तो मैं जीरो की दो कंडीशंस तो आपको समझा चुका हूँ शुरू में, यदि मेरे पास एफ अगर जीरो है तो मेरे पास वर्क भी क्या आएगा, जीरो। और अगर डिस्प्लेसमेंट भी मेरे पास अगर जीरो है तो भी मेरे पास वर्क क्या आएगा, जीरो। तो जीरो की दो कंडीशंस तो अपन शुरू में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और भी इसकी एक दो कंडीशंस है कि कब हमारे पास वर्क जीरो आएगा, ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वर्क पॉजिटिव कब कब होगा और वर्क नेगेटिव कब कब होगा, ठीक है। तो अपन जब भी कल हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन यही देखेंगे कि हमारे पास वर्क कब जीरो होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको कहा कि आप जो आपको लिखाया जा रहा है बोर्ड पे, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी नोटबुक में आप देख। कोई भी अगर डाउट आती है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दें, आपको हाथों हाथ जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है बेटा। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है।